बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन की गई ऑपरेशंस जिनमें मल्टीप्लिकेट, इन्वर्स, कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने इस पूरे चैप्टर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको BS मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इन वीडियोस में आपके कोर्स कंटेंट के साथ साथ मैंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स हैं उनको भी सोल्व किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और इस पोलर फॉर्म में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, और जनरल आर्गूमेंट क्या है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट के मतलब डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो ये 1-2 लेक्चर हमारे चलेंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी, फिर इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ हम मूव करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या नोट्स के हवाले से आपको मेरी कोई हेल्प हो, रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिसेंटली अभी गवर्नमेंट शालीमार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भगवानपुरा लाहौर में एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स वर्किंग कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे जी आज हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म से। ठीक है। मैंने ये बड़ी मेहनत करके ये आपके लिए बड़े आसान तरीके से नोट्स वगैरह बनाए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और यहाँ पर मैं फ़िज़िकली वाइट बोर्ड पर भी आकर पढ़ा सकता हूँ। अब ये आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाने का मकसद ये है कि चीज़ें एक तो बड़ी जल्दी समराइज़ करके और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप फिज़िकली पढ़ना चाहेंगे तो मैं फ़िज़िकली पढ़ा दूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ले बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा आपको बड़े आसान तरीके से चीज़ों को मैंने बताया, मैंने इकट्ठा करके लिखा है, बड़ी मेहनत से ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं। थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड होगी। तो बच्चे काफ़ी भागते हैं इस टॉपिक से, लेकिन इंशाल्लाह ज़रा सिर्फ अगर आप मुझे 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक देंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। लें जी, लेट कर लें z = x + योटा, जिसको आप ऑर्डर फिर फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं x, y। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, या जिसे कार्टियन फॉर्म कहते हैं, या सिंपल आप कहते हैं ये XY फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। देन इट्स पोलर फॉर्म, तो इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला ये है z = r cos थीटा + योटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म मैंने कैसे बनाई है, ये पोलर फॉर्म बनाने का रिलेशन होता है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन पोलर फॉर्म बनाने के लिए वही होता है। आप x को पुट करते हैं r cos थीटा और y को पुट करते हैं r sin थीटा। तो जब आप इसको पुट करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर x + योटा y में, r cos थीटा + r sin थीटा, तो r कॉमन निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास cos थीटा + योटा sin थीटा। ठीक है। तो अब आप गौर करें कि यही मैंने चीज़ें लिखी हुई है, z = r cos थीटा + योटा sin थीटा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इस पोलर फॉर्म में आपको दो चीज़ें देखें नहीं मिलेंगी, एक तो है r और दूसरा है थीटा। अभी r और थीटा क्या है ये मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक स्टाइल ये है r cos थीटा + योटा sin थीटा, और दूसरा स्टाइल ये है जो आपकी इस बुक में है, r cos बनता है c से, तो c लिखा, i लिखा, यहाँ पर वो योटा के लिए आ गया, और sin के लिए s लिख दिया। तो इसको आप इन शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे r sin थीटा। ठीक है। ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वैसे इसका शॉर्टकट फॉर्म नहीं है। इसको अगर आप मतलब पेपर में लिखते हैं r sin थीटा तो वो गलत नहीं है, वो सही होगा। अच्छा, या सिंपल इसे आप इस तरह लिख सकते हैं r, थीटा। ठीक है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की XY फॉर्म में आप लिखते हैं x, y ऑर्डर पेयर,
ठीक है। इसी तरह अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखेंगे तो r कॉमा थीटा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और स्टाइल है जो मैं आगे जाकर बताऊँगा कि वो स्टाइल कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आप इस तरह भी लिख सकते हो, r इंटू ई की पावर योटा थीटा। ठीक है। एक्चुअली ये जो कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा है ये एक्चुअली ई की पावर योटा थीटा के बराबर भी होता है और इसे हम आइलर आइडेंटिटी कहते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे मजीद, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखने के 3-4 स्टाइल आपने पढ़े। एक ये है, दूसरा r इंटू ई की पावर योटा थीटा आ गया, तीसरा आपके पास r सिस थीटा आ गया और चौथा है r कोमा थीटा। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात ये बता रहा हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में आपने दो तरह के ये कंपोनेंट पढ़े हैं, एक r है दूसरा थीटा है। जैसे यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक x है और दूसरा y है। x को आप जानते हैं अब सीसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बोलते हो। यहाँ पर r को और थीटा को क्या कहते हैं? r जो है वो आपके पास होता है रेडियस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। और वो सिंपल ये है, r इज इक्वल टू r किस तरह निकालेंगे, z का मॉडुलस इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कहलाता है आर्गूमेंट ऑफ z। क्या कहते हैं? थीटा को आर्गूमेंट ऑफ z। अब अगली बात, इसमें ये चीज़ तो होगी आसान कि अगर आपने r निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो सिंपल क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें तो r निकल आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा। मैं कहता हूँ मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म चाहिए, तो पोलर फॉर्म के लिए मुझे सबसे पहले r की ज़रूरत पड़ेगी। r कैसे निकलेगा? सिंपल z का मॉडुलस आ जाएगा। और z का मॉडुलस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट कैसे, योटा के साथ वाला जो नंबर है वो कोई नहीं है तो 1 है यहाँ पर। ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। तो ये मेरे पास r तो निकल आया। ठीक है। सिंपल आपके पास सेट। अब अगली चीज़ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा क्या है। थीटा कैसे कहते हैं? आर्गूमेंट को। अब आर्गूमेंट निकालना है आपने। अब इसमें यहाँ पर आके थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों के लिए। तो वो क्या है? एक्चुअली आर्गूमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट और एक होता है स्टैंडर्ड या जैसे जर्नल आर्गूमेंट कहते हैं। पहले मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करता हूँ। प्रिंसिपल आर्गूमेंट को आमतौर पर आप कैपिटल ARGZ से डिनोट करते हैं और इसकी जो रेंज होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, ये -180 से लेकर +180 तक लाई करती है। यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन है आप चाहे -180 के साथ यानी -पाई के साथ लगा लें या +पाई के साथ लगा लें, दोनों ही इसकी रेंज हैं। वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई। ये जो अब मैं चीज़ें आपको बताने लगा हूँ ये आपके पास ये बड़ी मतलब समझ लें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म मालूम करेंगे तो मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है स्टाइल इस तरह का। ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा देखने को मुख्तलिफ आपको मिलेगा और वो बच्चे के लिए मुश्किल होता है। सुने जी, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है पहले क्वाड्रेंट में, तो फिर उसका आर्गूमेंट ऑफ z निकालने का फार्मूला सिंपल होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पर आएगा, सॉरी x ओवर y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा y ओवर x। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये x ओवर y नहीं है, सॉरी y ओवर x है, यहाँ पर आएगा y ओवर x। अब ये इसकी एग्जांपल चलें पहले देखते हैं। अब इन चीज़ों को ज़रा गौर से समझना है। अब आपने मैं क्या निकालने लगा हूँ, मेरे पास फ़र्ज़ कर लें z है स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा। मुझे इसकी चाहिए अपना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए r मैं पहले निकाल चुका हूँ जो कि मेरे पास है 2 के बराबर। अब मुझे चाहिए इसका थीटा निकालने के लिए मुझे इसका फार्मूला चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या है, आपने सिंपल फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे वो ये होता था, जैसे ये यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, वो इस तरह था कि ये मेरे पास अच्छा थीटा होता क्या है एक्चुअली। थीटा आपके पास होता है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये OP वेक्टर के साथ एंगल बनता है। देखें मैं दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ आपको। ये मेरे पास OP, ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और ये जो P है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z इज इक्वल टू x प्लस योटा y की, जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। आपने O से लेकर P तक एक वेक्टर बनाया जो कि OP वेक्टर है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है। इस OP वेक्टर का x एक्सिस का जो ये एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दिस कॉल्ड इज थीटा। तो ये आपके पास जो थीटा है इसको अब आपने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x है और वर्टिकल हाइट y है। आप इसमें
इस ट्रायंगल में आप लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपके पास, यहाँ इस पॉइंट को चाहे आप ए कह लें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कहता हूँ मैं टेन थीटा का फार्मूला लगा दें। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स। यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के बराबर। तो ये आपके पास थीटा निकल आया, यानी ये आर्गूमेंट निकल आया आपके पास। आर्गूमेंट का मतलब एंगल। कौन सा एंगल? जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया था। लेकिन क्या ये फार्मूला हर मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये मैंने फार्मूला बनाया है आपके जब आपका पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर पॉइंट कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर गया तो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ऑर्डर पर फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे जी ये सिंपल ऐसे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 3, 1। अब आपसे मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट 3, 1 किस क्वाड्रेंट में, आप कहेंगे जी ये सिंपल सी बात है पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पर आ जाएगा, फ़र्ज़ कर लें स्क्वायर रूट 3, 1। अब आपने इसी टेक्निक के मुताबिक ये एंगल थीटा मालूम करना है। ठीक होगी बात ये थीटा मालूम करना है। अब चूँकि आपका एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो सिंपल इसका थीटा का फार्मूला लगेगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। टेन इनवर्स वाई कितना है? वाई ये होता है हमारे पास 1 और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है √3। इसमें यहाँ पर पुट कर दें, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब टेन इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 3 कहाँ पर होता है? आप कैलकुलेटर से देखें, ये आंसर बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6 रेडियन। ठीक है, तो आपके पास इस कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म बनेगी, ये वाले कम्प्लेक्स नंबर की, वो सिंपल ये बनेगी। फार्मूला क्या है कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r क्या है? r यहाँ पर हमने निकाला था 2, ये आ गया कोस 30 डिग्री प्लस योटा साइन 30 डिग्री। ये इसकी पोलर फॉर्म है। इसको मज़ीद लिख सकते हैं 2c 30 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे। तो ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका पहले क्वाड्रेंट में तो फिर सिंपल ये फार्मूला है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट जिसे कैपिटल ARGZ से डिनोट किया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर मैंने थीटा रखा है, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। यह आ जाएगा π - tan इनवर्स वाई ओवर एक्स का मॉडुलस। मतलब क्या है? आप जानते हैं इतनी चीज़ को कि अगर आपके पास, आपने चैप्टर नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ये। अगर आपका एंगल यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बनता है π - थीटा। ऐसे ही है। अब सुने, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट जिसका नाम है कैपिटल ARGZ, जिसको यहाँ पर मैं थीटा कह रहा हूँ, उसको निकालने का फार्मूला बदल जाएगा। वो हो जाएगा टेन इनवर्स पाई - थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर बनेगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब ये मतलब इसको इस्तेमाल किया इस कॉन्सेप्ट को। सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा तो आएगा π - समथिंग मतलब यहाँ पर आएगा ये एंगल आपका पहले क्वाड्रेंट का टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर मैंने मॉडुलस लगा दिया। ये आपके पास चला जाएगा जी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला ये बनेगा। मिसाल के तौर पर फिर एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा। अगर इसको मैं आपको कहूँ कि इसको लिखें XY की फॉर्म में, तो आप इसे लिखेंगे इस तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म में -√3, 1। ऐसे ही है। अब इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप कहेंगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -√3, 1। अब मुझे यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए पूरा। ठीक है, अब ये एंगल किस तरीके से निकलेगा? इस तरीके से फार्मूला से। फार्मूला ये कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है आपने, वो बनेगा π - tan इनवर्स y कितना है? 1 है, और आगे x का मॉडुलस, x कितना है? -√3 है, और इसका मॉडुलस ले लिया आपने। मॉडुलस क्यों लिया है? कि ये जो चीज़ नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, तो ये आ गया π - tan इनवर्स। अब आप जानते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ये सिंपल रह जाएगा √3 के बराबर और मॉडुलस खत्म हो जाएगा। अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, tan इनवर्स 1/√3 निकाला है, ऊपर भी हमने ये बना 30 डिग्री यानी कि π/6, ये बन जाएगा 5 π/6 एलसीएम लेने के बाद। तो इस मरतबा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल बनेगा 5 π/6 है, और 5 π/6 को अगर डिग्री में लिखें तो ये एंगल बनेगा 5 × 30 डिग्री। π/6 30 होता है ना, तो ये आ गया कितना? 150 डिग्री। ठीक होगी बात ये। अब आप मुझे बताओ कि 150 डिग्री का एंगल कहाँ पर लाई करता है? आप कहेंगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो आप गौर कर लो, इसका मतलब हमने सही निकाला। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर था? सेकंड क्वाड्रेंट में था, और एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट का निकला है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पोलर फॉर्म मुझे मैं पूछूं क्या बनेगी? वो आएगी z = r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये फार्मूला ना हमारे पास।
तो एक आर आर तो इसका कम्प्लेक्स नंबर का वही निकलेगा जो ऊपर था, इसका कम्प्लेक्स नंबर का आर कितना निकलेगा, वो 2 आएगा। यानी कि वो कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है माइनस ये, और इमेजिनरी पार्ट ये आ गया 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, और 4 का रूट कितना आ गया 2। तो आर तो वही निकला, थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया, ये आर की कीमत 2 आ गई, ये आ गया कॉज थीटा आ गया 5π/6 प्लस योटा साइन 5π/6। ये इस मरतबा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चले जाए तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में इसका फार्मूला आएगा tan इनवर्स y/x का होल मॉडुलस -π। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल चले गया है, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा एंगल चले गया है, तो तीसरा क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर ये ऐसे है, फ़र्ज़ करें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ गया है और उसके कोऑर्डिनेट है px, y। अब तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आप कहें तो भाई एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये बनता है पाई प्लस थीटा। यहाँ पर पाई है तो इससे आगे बढ़ गया तो आप कहेंगे पाई प्लस थीटा होना चाहिए। मैं फार्मूला क्या लिख रहा हूँ, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ये इसका आर्गूमेंट निकालने का, आर्गूमेंट ऑफ जेड का फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ tan इनवर्स y/x का होल मॉडुलस -π। अब पाई प्लस करने के बजाय मैं -π कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। देखो बेटा, बात यह है कि आपने अभी पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है इसकी जो रेंज है वो -π से लेकर +π के दरमियान है, यानी -180 डिग्री से लेकर आपके प्रिंसिपल आर्गूमेंट की रेंज +180 के दरमियान है, यानी कि -180 से लेकर +180 के दरमियान यहाँ पर रहता है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो मुझे ये बताओ कि जब आप पाई प्लस करोगे तो पाई प्लस करने का मतलब है कि एंगल आपका 180 से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो तो आप कहेंगे 180 से बढ़ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हमने बढ़ाना नहीं है, हमने कम करना है, तो इसलिए इसमें से यहाँ पर माइनस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर इसके ऊपर मॉडुलस दोनों के ऊपर क्यों आया है, चूँकि आप जानते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों के ऊपर होल एब्सोल्यूट लगा देंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक कम्प्लेक्स नंबर है z = -k√3 - योटा, मुझे चाहिए इसकी पोलर फॉर्म। तो इसका सबसे पहले z मॉडुलस निकालूंगा जो कि r है, r तो वही निकल आएगा जो पहले निकालता आ रहा हूँ, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे चाहिए इसका आर्गूमेंट यानी थीटा, और निकाल कौन सा रहा हूँ आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैपिटल ARG निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है tan इनवर्स y/x का होल मॉडुलस -π, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आएगा tan इनवर्स y/x, y कितना है यहाँ पर, y है -1 और x कितना है -√3, क्योंकि आप जानते हैं z का फार्मूला होता है x + योटा y। तो योटा के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ठीक हो गई बात कि नहीं। तो ये 1 आ गया यहाँ पर -1 ओवर x कितना है -√3 का मॉडुलस -π। अब ये वैसे ही माइनस से कैंसिल हो गया, ये वैसे ही पॉजिटिव हो गया, ये रहेगा tan इनवर्स 1/√3 - π। अब tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया, ये आपके पास आता है 30 डिग्री, यानी कि π/6 - π। आंसर कितना बनेगा, π - 6π/π विच इज़ इक्वल टू -5π/6 और विच इज़ इक्वल टू -150 डिग्री। अब आपके ज़हन में यकीनन बात आ रही होगी कि यार हमारा कम्प्लेक्स नंबर तो है वो लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकला है इसके मेरे मुताबिक प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो निकला है वो आया है -150 डिग्री। ऐसी है, आप कहेंगे यार ये -150 कैसे बनता हुआ नज़र तो नहीं आता, यहाँ से तो समझ आती है कि 180 से बढ़ गया एंगल, लेकिन ये -150 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर अब खुल के सामने नज़र आने लगी है वो ये है कि देखो, आप मुझे पहले ये बताएं कि एंगल की रोटेशन कितनी किस्म की होती है। आप कहेंगे जी 2 किस्म की रोटेशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी है, क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव लिया रहता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एंगल कौन सा है, नेगेटिव निकला है -150। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है ARGZ कैपिटल ARGZ ये हमेशा किस तरह लिया जाता है, क्लॉकवाइज लिया जाता है। अब आप सही समझे हो, इसका मतलब ये जो -150 डिग्री का एंगल बना है ना वो भाई यहाँ से ऐसे नहीं बन रहा, वो ये वाला बन रहा है एंगल, ये। तो ये वाला एंगल कौन सा है,
ये आपके पास रोटेशन कौन सी है, ये रोटेशन आपकी बनती है क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये आपका एंगल है -150 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और उसका ये फार्मूला आपके पास है। ये प्रिंसिपल बार बार क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने इसकी दूसरी एक टाइप को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब मैं चलता हूँ इसकी चौथे केस में, जब आपका एंगल चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता हो। ले जी, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में होगा तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का सिंपल फार्मूला है -tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x। मतलब फ़र्ज़ कर लें मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ इस तरह, z इज़ इक्वल टू चौथे क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, √3 माइनस योटा। इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें, ये आएगा √3, -1। ये मेरे पास x की वैल्यू, ये मेरे पास y की वैल्यू। अगर आप यहाँ पर ड्रा कर लें इसको, तो ये मेरा एंगल आएगा यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा √3, -1। अगर मैं यहाँ पर रोटेशन लूँ एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल यहाँ से घूमकर यहाँ तक आएगा और ये एंगल बनेगा 270 से बड़ा। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम कर रहा हूँ, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट मुझे कहता है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, तो एंगल ये चाहिए। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि ये एंगल 90 से बड़ा नज़र आता है? आप कहेंगे नहीं जी, 90 से बड़ा तो तब होता है जब ये यहाँ पर इसको क्रॉस करके गुजर जाता। तो ये तो इसको क्रॉस ही नहीं किया हुआ एक्सिस को, एक ही क्वाड्रेंट के अंदर ही रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये आपका एंगल 90 से नहीं बड़ा हो सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब इसका फार्मूला सिंपल ये है थीटा का, यहाँ पर tan आर्गूमेंट ऑफ z का निकालने का, -tan इनवर्स y ओवर x। अब y जो कि नेगेटिव है तो ऊपर मॉडुलस आ जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये आ गया -tan इनवर्स y मॉडुलस, व्हाट इज़ y है -1 ओवर व्हाट इज़ x है √3। ठीक होगी बात? ये बेटा आपके पास आ जाएगा -tan इनवर्स, -1 का एब्सोल्यूट 1 हो गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। ये रह गया -tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास -30 डिग्री का है जी, ठीक है। तो इस मरतबा आपकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो आएगी, r तो वही रहेगा, तो हर मरतबा 2 सिज -30 डिग्री। ये जनाब आपके पास बेटा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करने का मैंने आपको टेक्निक बता दी। किस आर्गूमेंट के ज़रिए? प्रिंसिपल आर्गूमेंट से, प्रिंसिपल आर्गूमेंट से निकालने का तरीका बता दिया। अब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं आर्गूमेंट की दूसरी टाइप से, तो सुन लें, आर्गूमेंट की दूसरी टाइप होती है स्टैंडर्ड या जर्नल आर्गूमेंट। जर्नल या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को हम आमतौर पर स्मॉल ARG से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 2π के दरमियान होती है, यानी 0 से लेकर 360 डिग्री के दरमियान। ये हमेशा प्रिंसिपल स्टैंडर्ड आर्गूमेंट या जर्नल आर्गूमेंट जो होता है, इसकी रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z डिपेंड ऑन दी क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई। यहाँ पर भी मुझसे मिस्टेक है, मैंने लिखा है कि आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ARG से माल लिखना था। स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को स्मॉल ARG से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे आप दोनों के लिए थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ये आपको पता होगा कि आप स्टैंडर्ड निकाल रहे हो या प्रिंसिपल निकाल रहे हो। पेपर में क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में उसने लिखा होगा जस्ट आप पोलर फॉर्म मालूम करें। तो पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए आप जिससे मर्जी इसको मालूम कर लें, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब आपके पास मिसाल के तौर पर z = x + y जो है वो लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट में, तो इस मरतबा स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला वही है जो कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट का पीछे था। यहाँ पर मिस्टेक y ओवर x आएगा, ये ठीक होगी बात, ये वही का वही होगा। अगर z = x + y लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, देन अगेन इसका फार्मूला वही है, ठीक है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी कि स्टैंडर्ड आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के फार्मूले पहले दोनों क्वाड्रेंट के लिए सेम है, तीसरे क्वाड्रेंट में आकर चेंज होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में सुन लें, ये सुने जी, तीसरे क्वाड्रेंट में आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फार्मूला बनाया था ये tan इनवर्स y ओवर x का मॉडुलस -π। लेकिन अब तीसरे क्वाड्रेंट में स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? चूँकि इसकी मैंने नोटेशन बताई है आपको, किसमें है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल यहाँ से घूमेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये आगा आपका नंबर आ गया तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा ये एंगल आपका बनता है π + थीटा। हाँ, अब आप सही पहुँचे हो। क्या पहुँचे हो? आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट का अगर आप निकालना चाहते हो तीसरे क्वाड्रेंट में फार्मूला, तो वो बनेगा π + थीटा। थीटा मतलब कौन? जो आपका पहले क्वाड्रेंट का एंगल है। थीटा का मतलब यहाँ पर है, ये लिखा मैंने π + थीटा। थीटा का मतलब एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते थे। रेफरेंस एंगल कौन सा होता था? ऐसा एंगल जो पहले क्वाड्रेंट तक मखसूस कर देते थे, जिसको आप रिस्ट्रिक्ट करते थे पहले क्वाड्रेंट में। ये वही कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड आर्गूमेंट को जब भी आपने निकालना है, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैप्टर नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कंसेप्ट। तो बेटा तीसरे क्वाड्रेंट में इसका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स y/x, ठीक है। और y चूँकि तीसरे क्वाड्रेंट में जो x और y नेगेटिव होता है, इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा दिया। मिसाल के तौर पर देखो, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये पड़ा हुआ है तीसरे क्वाड्रेंट में, मैं इसका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालना चाहता हूँ। अब चूँकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में, तो इसका फार्मूला बनेगा ये पाई प्लस tan इनवर्स y है यहाँ पर -1, x है यहाँ पर -√3, इसका ले लिया एब्सोल्यूट। अब देखना दोनों में फ़र्क है, वहाँ पर -पाई किया तो यहाँ पर पाई प्लस कर दिया। पाई प्लस tan इनवर्स, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया था। 1/√3 जाएगा। tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? 30 डिग्री, यानी π/6। इस मरतबा आंसर आएगा 7 π/6। 7 π/6 का मतलब है 7 × 30, और ये बनेगा 210 डिग्री। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये एंगल यहाँ से यहाँ तक घूम के 210 नहीं बनता? आप कहेंगे जी बिल्कुल बनता है, ऐसे ही है ना। तो ये अब आपको पता लग गया होगा कि जब आपने स्टैंडर्ड आर्गूमेंट में लेना है तो रोटेशन लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, और जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेना है तो फिर डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात कि नहीं? आखिरी काम, जब आपका क्वाड्रेंट आ जाए चौथे क्वाड्रेंट में अगर आपने एंगल लेना हो, ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस मरतबा प्रिंसिपल स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालने का जो फार्मूला है वो सिंपल ये है, थीटा इज इक्वल टू, चौथे क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं? 2π माइनस थीटा। तो ये बनेगा 2π माइनस ये वाला फार्मूला शुरू में जो रेफरेंस एंगल का, tan इनवर्स y/x। अब चौथे क्वाड्रेंट में y जो कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एब्सोल्यूट आ जाएगा। ये चौथे क्वाड्रेंट का फार्मूला बनेगा। ये किसका फार्मूला है? स्टैंडर्ड आर्गूमेंट का फार्मूला है। ठीक होगी बात ये। तो अब मेरे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = √3 माइनस छोटा, जो यहाँ पर आपको लिख के मैंने दिया हुआ है। लेकिन पहले मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाला था, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकला था -30 डिग्री। अब मैं ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहता हूँ, और वो है स्टैंडर्ड आर्गूमेंट। वो कैसे निकलेगा? थीटा = 2π माइनस tan इनवर्स व्हाट इज़ y/x। ये यहाँ पर देखो निकाला भी हुआ सारा मैंने, यही चीज़ है, -1/√3 ये आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2π tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? ये आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, ये बन गया आपके पास 11 π/6। और 11 π/6 का मतलब क्या है? 11 × 30, और 11 × 30 का मतलब क्या है? 330 डिग्री का एंगल। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 330 का बनता है कि नहीं बनता? आप कहेंगे जी बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास फार्मूलाज हैं, इनके प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट निकालने के। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन जनरल आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन मैं जो चीज़ें आपके लिए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी ही करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा करवाऊँगा फिर आप शायद आपको ये अच्छा ना लगे, आपको बोरियत महसूस होगी। जर्नल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के दरमियान एक रिलेशन होता है। आपका जो जर्नल या स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है उसका फार्मूला होता है ARG + 2nπ। मतलब क्या है? इन चीज़ों को गौर करें, आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर मैंने हर एग्जांपल में आप गौर कीजिएगा। ये मेरे पास है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जिसका वो आंसर निकला था -30, और इस सूरत में भी जर्नल आर्गूमेंट निकला है, वो निकला 330 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 330 है। अगर मैं आपसे कहूँ ये माइनस को ज़रा बोल जाएं, क्योंकि माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन को, तो इन दोनों को ज़रा आप ऐड कर रहे हैं 330 + 30 को, तो ये टोटल कितना बनता है? 360 डिग्री, यानी टोटल एंगल 360 डिग्री है। आप अब ऊपर चले जाएँ, चाहे यहाँ पर आ जाएँ, ये यहाँ पर यहाँ तक ये एंगल 150 डिग्री का है, जबकि आपने दूसरी साइड पर जो एंगल मालूम किया था वो निकला था 210 डिग्री का। ये देखें, इन दोनों को भी आप 210 को और 150 को ऐड कर लें तो टोटल बनेगा 360 डिग्री। पता ये लगा कि आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जो जर्नल आर्गूमेंट है, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है, इन दोनों का सम कर लिया जाए तो हमेशा 360 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये एक सिंगल रोटेशन पर है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये बराबर है 2nπ के। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप फ़िलहाल इसको इतना ही याद रखें कि प्रिंसिपल और जर्नल आर्गूमेंट दोनों का सम जो है वो 360 होता है। ठीक है, आई होप कि बेटा आज की लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा मैंने शुरू में जैसे बताया था आपको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली आपकी एक्सरसाइज जो ये 1.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।